अलग अलग जगह से मुंबई में आता है, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी है। वो लोग को मालूम है कि यहाँ पे मैं अगर कुछ भी करूँ, कोई भी फील्ड में मैं जा सकता हूँ, कोई भी एरिया में मेरे को जॉब मिल सकता है, या तो फिर मैं अपना ही खुद का कुछ कर सकता हूँ। तो ऐसा इस तरह का अपॉर्चुनिटी के लिए आते हैं लोग। 3 ही मंत्र है, हार्ड वर्क एंड लक। डेफिनेटली हम लोग एक ब्रांड बन चुके हैं अभी, और लोग हम लोग को रिकॉग्नाइज करता है कि ये पॉटपुरी है। और क्यों पॉटपुरी में आते हैं, ये मे भी सिर्फ खाने के लिए नहीं होगा, ये एक एक्सपीरियंस। तो थिंग्स विल चेंज। तो हम लोग को भी टाइम के साथ तो चेंज करना ही पड़ेगा। तो वी आर ऑल्सो चेंजिंग, ओके, तो वेरी सून। तो हम लोग भी क्यूजीन हम लोग सेम रखेंगे, ओके, पर हम लोग उसमें जो ऑफरिंग है वो हम लोग उसमें कुछ नयापन लेके आएंगे। मे बी न्यू कुकिंग स्टाइल, न्यू टाइप ऑफ डिशेस, इंट्रोड्यूसिंग न्यू थिंग्स। तो कहीं ना कहीं कुछ नयापन तो होगा उसमें। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सिंह शेखावत और आज हम लोग हैं नवी मुंबई वाशी के इन ऑर्बिट मॉल में, जहां पर हम लोग आए हैं पॉटपुरी, जो एक वर्ल्ड कुजीन रेस्टोरेंट है, जहां पर आपको इटालियन, मैक्सिकन और कॉन्टिनेंटल फूड के लिए ये यहाँ का वन ऑफ द फेमस रेस्टोरेंट। एंड वी आर वेरी मच फॉर्चुनेट टुडे कि आज हम लोगों को मौका मिला है पॉटपुरी के को फाउंडर प्रदीप नायर जी से मुलाकात करने का। सो प्रदीप नायर जी, वेलकम। कैसे हैं? थैंक यू सो मच। वेरी गुड, वेरी गुड। आज आपके यहाँ पर रेस्टोरेंट में आए हैं और यहाँ का एम्बियंस देख करके बहुत मज़ा आ रहा है। तो थोड़ा सा इसी के साथ शुरू करते हैं प्रदीप जी की हाउ योर जर्नी बिगिंस फ्रॉम केरला टू मुंबई। तो थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। मैं केरलाइट हूँ, बट केरला में ज़्यादा टाइम मैंने बिताया नहीं है। तो बचपन में भी अबाउट 6 years और सो, इनिशियल 6 years। उसके बाद मैं मूव हुआ गुजरात में, बिकॉज डैड का ट्रांसफरेबल जॉब था। तो डैड ने काफ़ी टाइम वहाँ पे स्पेंड किया गुजरात में, तो उनके साथ वहीं पे मेरा एजुकेशन वगैरह सब वहीं पे था। देन आई मूव टू पूना फॉर माय डिग्री एंड देन माय होटल मैनेजमेंट, तो जो मैंने मैंगलोर से किया। तो होटल मैनेजमेंट करने के बाद तो देन मैंने एनीवेज नौकरी पे लग गया, ओबरॉय में काम किया काफ़ी साल। उसके बाद मैं रिटेल में जंप किया एंड देन इवेंचुअली सोचा कि दैट कहीं पे तो मुझे करना था कुछ अपना खुद का बिजनेस। तो अपने कैपेसिटी पे तो यही था कि छोटा मोटा कुछ स्टार्ट कर सकते थे उस समय, बट कुछ ना कुछ फूड में ही करना था। तो उसके आउटसाइड तो मैंने कभी सोचा नहीं कुछ। हॉबी था लाइफ लॉन्ग हॉबी कहो। आई मीन ये कैसा है कि मैं जितना टाइम से जानकार हुआ इस बारे में, तो आई मीन तब से मैं सिर्फ फूड में ही कर रहा हूँ। तो मेरा जो नॉलेज है वो ये फूड इंडस्ट्री में ही ज़्यादा था। तो मैं सोचा कि चलो फूड में ही कुछ ना कुछ स्टार्ट करें। तो काफ़ी टाइम बीत गया कि कुछ स्टार्ट करना है अपना खुद का। मैं फॉर्चुनेटली मैं मिला सागर से और रौनक से और इम्तियाज से। तो इनके पास था, इम्तियाज तो रेडी था फंडिंग करने के लिए, और बाकी सबके पास तो एक इंटेंट था कुछ स्टार्ट करना। तो साथ में हम लोग ने ये पॉटपुरी यहाँ पे स्टार्ट किया। तो नीचे 2008 एंड एनीवेज ब्रांड तो काफ़ी पुराना है। उस समय जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो उस समय हम लोग ने फ्रेंचाइज के रूप में यहाँ पे लेके आया था। 2008 में इवेंचुअली हम लोगों ने स्टार्ट किया ये वाशी में, सेम टाइम जब मॉल भी स्टार्ट हुआ था। तो एंड मे बी 4-5 साल के बाद हम लोग ने ब्रांड भी हम लोग ने खुद ने खरीद लिया। So, अच्छा, ब्रांड को लिया फिर? करंटली हम लोग वी ओन एंड ऑपरेट पॉटपुरी। सो बेसिकली आप लोग 4 फाउंडर्स हैं जो मिलके इसको रन कर रहे हैं? यस, 4 फाउंडर मेंबर्स है। हम लोग ने स्टार्ट भी हम लोग ने किया था और अभी तक हम लोग साथ में जर्नी जारी है। सिंस 2008। उसके बाद हम लोग ने ये सॉय स्ट्रीट खोला, साइट खोला, एंड इवेंचुअली बैंड्रा में एक,
अंधेरी, कोलाबा, ऐसा करके हम लोग मे बी ओवरऑल अबाउट 10 रेस्टोरेंट्स थे। और फिर मे बी कोविड में ऑब्वियसली आई मीन किसी के साथ काफ़ी मुश्किल टाइम था वो, राइट। तो हम लोग अभी फ़िलहाल 3 रेस्टोरेंट एंड गोइंग ऑन स्ट्रॉन्ग। सो नायर साहब, जब आपने ये रेस्टोरेंट को ओपन किया और जैसा आपने बताया कि बांद्रा से ये ऑलरेडी एक ब्रांड नेम था, नवी मुंबई उस वक़्त नया एरिया डेवलप हो रहा था। इट वाज अ चैलेंजिंग थिंग कि नई जगह है, मुंबई तो डेफिनेटली वहाँ पर फूड लवर्स बहुत हैं और नवी मुंबई एरिया उस वक़्त डेवलप हो रहा था। तो किस तरीके के चैलेंजेस उस वक़्त आए और कैसे वो जो जर्नी स्टार्टिंग की रही? नवी मुंबई के लिए एक्चुअली उस समय डेवलपिंग स्टेज था, तो एक आध दो मॉल आए गए, इवेंचुअली इनऑर्बिट एक अच्छा नाम था जो स्टार्ट किया यहाँ पे। तो हम लोग को यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी दिखा। इनिशियली तो हम लोग ने सोचा कि नवी मुंबई मार्केट के लिए कॉन्टिनेंटल लेके आना थोड़ा सा रिस्की होगा, बट हम लोग ने थोड़ा उसमें वापस ध्यान दिया और फिर सोचा कि चलो ले लेते हैं रिस्क। ओके, मे बी ये चीज़ जो है यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ऐसा क्यूजीन लेके आते हैं जो नया हो लोगों के लिए। तो इंट्रोड्यूस तो कर लिया, पर हमको टाइम लगा कि लोगों को पता चले कि ये क्या चीज़ है। 1-2 साल के बाद, पर जब एक बार लोगों को मालूम पड़ा कि ये कुछ अलग चीज़ है, तो उस समय से इट वाज गुड गोइंग, काफ़ी अच्छा था। तो अभी 15 साल हो गया है, तो वी आर स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग। गुड। जैसे आपने बताया कि इट वाज चैलेंजिंग इन इनिशियल फेज, लेकिन वो कहते हैं ना कि जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज होता है, सो जो दोज पीपल हु आर टेकिंग रिस्क, जिन्होंने इनिशिएट किया, तो आपने इनिशिएट किया तो उसका एडवांटेज भी मिला आपको और आप लगभग 15-16 साल से पूरा नवी मुंबई और वाशी को रूल कर रहे हैं। पर्टिकुलरली ये जो वर्ल्ड कुजीन जो है उसके अंदर आप लोगों का नाम है यहाँ पर। फर्स्ट मूवर एडवांटेज हमेशा होता है, तो इवेंचुअली उसको जो एक कॉन्सेप्ट या कुछ चीज़ इनिशिएट कर लेता है, तो वो लोगों के माइंड में वो रहता है कि ये लोग ने ये चीज़ लेके आया है यहाँ पे मार्केट में। हम लोग ने इनके ज़रिए देखा है कि कुछ नया हुआ है, और उसके बाद जो भी करता है वो एनीवेज वो फॉलो ही होता है। बट हालांकि अभी ये टाइम पे देखो 90% जो है वर्ल्ड क्यूजीन ही है। ओके, वर्ल्ड क्यूजीन। और जो हालांकि जब हम लोग आए थे वो एक पीरियड था जिस समय सिर्फ ये एक ही रेस्टोरेंट था जो वर्ल्ड क्यूजीन कर रहा था, पर अभी हार्डली हम लोग को इंडियन दिखता है। उस समय इंडियन ज़्यादा था, अभी इंडियन कम है। एक साइकिल है। तो जब अगर एक टाइम पे इंडियन था, इंडियन फेस आउट हो गया, ओके, वो चला, कॉन्टिनेंटल आया, अभी मार्केट ओवर क्राउडेड है कॉन्टिनेंटल से, अभी वापस वो इंडियन की तरफ झुकाव हो रहा है। सो इवेंचुअली जाके मैं कुछ साल के बाद आप देखोगे कि इंडियन बढ़ रहा, मे बी रीजनल इंडियन तो होने का चांसेस काफ़ी है, क्योंकि लोगों को वो चीज़ अभी मिला नहीं है। अभी तक जो इंडियन बोलते थे हम लोग पंजाबी को इंडियन बोलते, तो फिर तो थिंग्स विल चेंज। तो हम लोग को भी टाइम के साथ तो चेंज करना ही पड़ेगा। तो वी आर ऑल्सो चेंजिंग, ओके, तो वेरी सून। तो हम लोग भी क्यूजीन हम लोग सेम रखेंगे, ओके, पर हम लोग उसमें जो ऑफरिंग है वो हम लोग उसमें कुछ नयापन लेके आएंगे। मे बी न्यू कुकिंग स्टाइल, न्यू टाइप ऑफ डिशेस, इंट्रोड्यूसिंग न्यू थिंग्स, तो कहीं ना कहीं कुछ नयापन तो होगा। कुल मिला के ये है कि नए साल 2025 में नवी मुंबई और वर्ल्ड वाइड जितने भी ट्रैवलर यहाँ पर आते हैं उनको वाशी में इस जगह पर एक नया एक्सपीरियंस 2025 में मिलने वाला है। एब्सोल्युटली। और जो लेगेसी आप लोग लेके चल रहे हैं उस लेगेसी को आप आगे बढ़ाने वाले हम लोगों को कंटिन्यू करना है, कि ताकि 15 साल के बाद भी बोले कि ये लोग अगर चेंज किया है तो फिर कुछ नया ही लेके आए, कुछ अच्छा लेके आए। होपफुली, फिंगर्स क्रॉस्ड, बट हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो हम लोग
ले आए तो वो लोगों को पसंद भी आए हैं। थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा नायर साहब, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट कि प्रोफेशनल लाइफ के साथ तो आप इंगेज हैं ही, थोड़ा सा पर्सनल लाइफ के बारे में भी जानना चाहूँगी कि हाउ यू विल मैनेज, मतलब वर्क लाइफ बैलेंस जिसको कहते हैं कि अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को कैसे मैनेज कर पाते हैं, व्हाट इज़ योर डेली शेड्यूल और उसके बारे में। मेरे लिए तो सब कुछ रूटीन ही है, तो वर्क लाइफ मैनेज करना यानी कि इवेंचुअली एक हैबिट में चला गया हूँ। तो सुबह उठा, थोड़ा वर्कआउट हो गया, में आके थोड़ा घर का छोटा मोटा कुछ चीज़ काम हो गया, देन आई वर्क, यू नो, मे बी आई स्पेंड अबाउट 10 आवर्स, 10 घंटा तो काम पे रहता ही है, एंड गो बैक। नायर साहब, जैसा मैं मतलब आपसे जब भी मिला हूँ, यू आर अ वेरी फिटनेस फ्रीक ना, और मैं जानना चाहूँगा आपका एज क्या है। माई एज, आई एम 50 अभी। 50 की एज में, और आपने जिस हिसाब से अपने फिटनेस को बनाया हुआ है, इट इज ट्रुमेंडस। और मतलब यू कैन से कि मतलब जो 35 या जो 40 की जो एज के लोग हैं, बिलो 40 ना, सो इजीली यू कैन कम्पीट विद देम इन योर फिटनेस। तो आपका फिटनेस का रूटीन कैसा रहता है, क्योंकि आप इतने फिटनेस फ्रीक हैं, फिटनेस को लेके आपका पैशन कैसे शुरू हुआ और कैसे आप रूटीन फॉलो करते हैं फिटनेस में? थोड़ा ये इनिशियली तो फिटनेस मतलब मेरे लिए तो था जिम जाओ, थोड़ा वर्कआउट करो, थोड़ा बाइसेप्स बनाओ, ट्राइसेप्स बनाओ, तो और दिखने में तो ऐसा बॉडी बिल्डर जैसा हो जी। पर इवेंचुअली मैं जाना कि फिटनेस वो नहीं है, बट फिटनेस फॉर मी, मेरे लिए एटलीस्ट ये एक रूटीन है। तो मेरे लिए अगर जब तक सुबह अगर अपना हाफ एन आवर 45 मिनट्स अगर आप वर्कआउट नहीं करते हो तो मेरा दिन में मैं कुछ तो मिस करता हूँ। अच्छा। तो इसलिए मैं मे बी एवरी डे मैं कुछ एक्सरसाइज करूँ, मे बी या तो वॉक या तो थोड़ा रन किया या तो फिर जिम में गया, कुछ कर लूँ। तो ये एक लाइफस्टाइल है रादर देन एक फोर्सफुल, जो हम लोग बोलते हैं चलो सुबह उठो अभी तो जाना ही जाना है, तो फोर्सफुल चीज़ नहीं है मेरे लिए आज के तारीख में। तो ये एक मेरे लिए एक लाइफस्टाइल है, तो मैं फॉलो करता हूँ। सर नाउ मतलब इट बिकम्स योर हैबिट बेसिकली ना, इट इज आपकी एक रूटीन, डेली रूटीन का हिस्सा बन गया है, और इसको आप एंजॉय भी कर रहे हैं। एंजॉय अभी मैं एंजॉय करने लग गया हूँ। इनिशियली तो मेरे लिए मेरा फिटनेस गोल्स अलग थे जी, पर आज की तारीख में मेरा फिटनेस गोल नहीं है, मेरे लिए यही है कि मुझे एक हाफ एन आवर 45 मिनट्स मुझे स्पेंड करना है अपने आप के ऊपर, जस्ट अपना नॉर्मल रूटीन मेरा फिटनेस के ऊपर, क्योंकि मेरा उसके बाद जो मेरा पूरा दिन है काफ़ी अच्छा जाता है। सो नायर साहब, रेस्टो रन कर रहे हैं, फिटनेस फ्रीक आप हैं, तो डाइट को लेकर के किस तरीके से मैनेज कर पाते हैं? बिकॉज अब इतने सारे मल्टी कुजीन आप दुनिया को खिला रहे हैं, हमें भी खिला रहे हैं, और तो उसको कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि फिटनेस में डाइट का बहुत रोल रहता है, सो कैसे कंट्रोल करते हैं? हाउ यू विल मैनेज? मेरा जो डेली का जो खाना है जी, वो मेरा बैलेंस रहे, है ना। तो उसमें प्रोटीन का आप ज़्यादा इंटेक का ध्यान रखते होंगे? नहीं, वो भी मैं बैलेंस करता हूँ, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा। तो प्रोटीन, कार्ब्स, फाइबर, जो मेरा माइक्रोस मैक्रोस जो भी है, तो फिर वो सिर्फ बैलेंस करके मैं अपना हर प्लेट में वैसे बैलेंस करके खाता हूँ। बाकी और ऐसा मैं अपना मील सेट नहीं करता। ओके। ऐसा एक सवाल मेरे मन में ये है कि आप जब 2003 में मुंबई आए, एम आई राइट? 2003 में आप आए? 2003 में, और 2008 में आपने रेस्टोरेंट को ओपन किया। yes. और आपने मुंबई को भी ग्रो होते हुए देखा है। yes. सो मुंबई के बाद में नवी मुंबई और यहाँ की जो ग्रोथ हुई है इन टर्म्स ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, चाहे वो रियल इस्टेट को पकड़ लीजिए, चाहे ग्रोथ वाइज, चाहे यहाँ पर जो कनेक्टिविटीज़ हुई, तो कैसे आपने ये ऑब्जर्व किया, देखा है कि कैसे मुंबई ग्रो की है आपके देखते देखते पिछले 15 सालों में? क्या परिवर्तन आपने पाया? जैसे देखो, इनिशियली यहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं था, तो जब मैं जब आया था तभी जी, तो इनफैक्ट ये मॉल भी नहीं था। Okay. तो 2003 में मॉल, उसके बाद ये लोग ने इसका भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया। मॉल स्टार्टेड इन 2008। सो 2003 के बाद तो इवेंचुअली जो डेवलपमेंट देखा तो हम लोग, इट वाज
फास्ट पेस्ड, काफ़ी रेसिडेंट्स यहाँ पे शिफ्ट होने लगे, वो लोग इन्वेस्ट करने लगे प्रॉपर्टी में, तो उस हिसाब से ये आसपास का एरिया डेवलप हुआ इन टर्म्स ऑफ कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल। लोग ज़्यादा आने लगे, तो जब लोग मूव हुए तो फिर उनके लिए जो भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट था, स्कूल, कॉलेजेस, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, सिनेमा थिएटर्स, तो ये सब भी चीज़ें साथ साथ में डेवलप होने लगी। तो अभी जो है ये एरिया और इसके आसपास का एरिया ओवर क्राउडेड हो गया। तो इसके बाद अभी हालांकि जगह नहीं है, तो मुंबई स्प्रेड हो रहा है। राइट। तो मुंबई हैज़ गॉन बियॉन्ड पनवेल नाउ, एंड दैट एरिया इज ग्रोइंग प्रीटी फास्ट। वहाँ पे एयरपोर्ट एक नवी मुंबई में आ गया, तो चेंजिंग द रोड्स टू 10 लेन हाईवेज ना, तो ताकि ईज ऑफ कम्यूट हो, कनेक्टिविटी अच्छा कर रहे हैं। तो न्यू बॉम्बे टू बॉम्बे और बॉम्बे टू बोरीवली विरार तक, यहाँ से कहीं पे भी हो आपको कनेक्टिविटी है, या तो इन फ्यूचर बहुत जल्दी हो भी जाएगा। तो पीपल आर मूविंग, लोग आ रहे हैं इस तरफ, या ये कंप्लीट बेलापुर टू वहाँ पे बेल्ट जो है वो तो ऑलरेडी ऑलमोस्ट रेडी है। काफ़ी और कमर्शियल टावर्स यहाँ पे आ रहे हैं। मे बी APMC मार्केट विल शिफ्ट सो वेरी सून, तो डेवलपमेंट इज गुड। जैसे आपने बताया कि 2008 में आपने जब यहाँ पे रेस्टोरेंट जब शुरू किया, उस वक्त इतनी पॉपुलेशन, इतना क्राउड नहीं था और इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट और कनेक्टिविटीज़ भी नहीं थी। तो जैसे भी आपने बताया कि पनवेल से आगे भी एरियाज़ डेवलप हो रहे हैं, सो क्या आपका इन द फ्यूचर उस एरियाज़ में भी कुछ प्लान है, इस तरीके से कुछ अपॉर्चुनिटी अगर बन पाए तो वहाँ पर भी आप कुछ रेस्टोरेंट्स वगैरह अपने प्लान करना चाहेंगे? श्योरली यस, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी है, और जो भी अपॉर्चुनिटीज आता है तो और अगर मैं कुछ कर सकता हूँ उस समय एंड आई एम इन अ पोजीशन टू डू, आई विल डेफिनेटली डू। तो ये ऐसा मुझे नहीं है कि मुझे ये एरिया के बाहर नहीं जाना है या कुछ करना है, कुछ नहीं करना है, तो ऐसा अगर कुछ नहीं, आई मीन एनी एरिया डेवलपिंग, कंज्यूमर्स है वहाँ पे, देन आई विल ट्राई टू बी देयर, तो इफ देयर इज एन अपॉर्चुनिटी ऑब्वियसली। अभी आपने अपॉर्चुनिटी की बात करी नायर साहब, तो मैं जानना चाहूँगा कि आप मुंबई आए, उसके बाद में आपने जो अपना पहला घर खरीदा, वो अपॉर्चुनिटी आपने कैसे क्रिएट किया या कैसे वो बनी? अगर पहला घर तो मेरा बाई चांस था। अच्छा। तो मैंने उसमें कुछ प्लान किया नहीं, और वैसे भी मैं ज़्यादा प्लान करता नहीं हूँ। मुझे मे बी मेरा थिंकिंग काफ़ी शॉर्ट टर्म है, तो मैं तो रेंट में रहता था। तो मे बी 6 महीना बिताने के बाद वहाँ पे मेरा लैंडलॉर्ड ने बोला कि नहीं, अभी तुमको ये खाली करने का, शॉर्ट नोटिस था, तो मुझे खाली करना है। तो मैं तो सोचा कि चलो दूसरा घर ले ले रेंट में। तो फिर मेरा मॉम ने बोला कि आप दूसरा रेंट में मत लो, घर खरीदो। और उस समय भी घर खरीदना तो मैंने, अफोर्डेबिलिटी तो उस समय भी नहीं थी, बट मेरा मॉम ने फोर्स किया। एंड हालांकि घर तभी एक 1 BHK आता था 8-9 लाख रुपए में, तो पर वो भी बहुत बड़ा पैसा था उस समय। मेरे पास तो उसका डाउन पेमेंट का भी पैसे नहीं था, तो वो भी मैंने घर से मांग के वो डाउन पेमेंट करके फिर मैंने घर लिया यहाँ पे न्यू बॉम्बे में। दैट वाज माय फर्स्ट हाउस एंड आई स्टिल हैव इट। जो उस वक्त आपने लिया अराउंड विच ईयर? 2003 एंड करंटली वी आर इन 2025। सो मेरे ख्याल में वो अभी तक तो कितना, मतलब 5x 10x हो गया होगा? 10x तो हो गया, 10x हो गया, मोर देन 10x। इट इज क्लोज टू अबाउट 1 करोड़। और जैसा आपने बताया कि आप ज़्यादा प्लान नहीं करते हैं चीज़ों को, लेकिन जो शॉर्ट टर्म में भी आपने प्लान किया वो लॉन्ग टर्म में आपको उसने एडवांटेज दिया है। यस, अभी इतना साल के बाद डेफिनेटली उसमें दिखता है कि काफ़ी एडवांटेज है। तो पर अभी ऐसा लगता है उस समय प्लान किया होता तो ज़्यादा अच्छा होता।
सही बात। पर वो होता नहीं है नॉर्मली। अभी आज भी हम अगर हम लोग कुछ प्लान करें तो 10 साल के बाद शायद उसमें काफ़ी हेल्पफुल हो, पर मे भी हम लोग कई बार करते नहीं हैं कि ये सोच के कि आज हम नहीं कर पा रहे हैं तो ये शायद नहीं हो सकता, तो मे भी पर उसमें एक अपॉर्चुनिटी होगा या कुछ ना कुछ रास्ता होगा करने का। पर हम लोग ये सोच के बैठ जाते हैं कि नहीं, ये हमारा दायरे के बाहर है, हम लोग कर नहीं पाएंगे, हम लोग कुछ हो गया तो क्या होगा। कभी रिस्क भी लेना पड़ता है, कंफर्ट जोन से स्ट्रेच आउट होना, और जैसा रिस्क लेने वाली बात है। और वो एक मूवी में डायलॉग भी था कि रिस्क है तो इसका, तो रिस्क लाइफ में लेना पड़ता है। हाँ। तो जैसे आपने यहाँ पर उस वक्त रिस्क लिया इसको रेस्टोरेंट को ओपन करने का, और अभी भी आप स्प्रेड करने का आगे भी प्लान कर रहे हैं। हाँ, तो अपॉर्चुनिटीज के लिए रिस्क लेना पड़ता है। वो काफी बड़ा रिस्क था। हम लोग एक अफ्लुएंट बैकग्राउंड से नहीं थे जी, और किसी का पैसा एट स्टेक था, तो फिर ऐसा नहीं है कि किसी ने पैसा डाला है तो फिर हम लोगों को कोई चिंता नहीं है। तो शायद हम लोग का चिंता ज़्यादा था कि रेस्टोरेंट में किसी ने पैसा डाला है तो हम लोग को वो पैसा लौटाना है या तो फिर उनको रिटर्न देना है क्योंकि उन्होंने अगर हमारे ऊपर ट्रस्ट किया है तो हमको उस ट्रस्ट का वैल्यू भी उनको वापस देना है ना। नहीं तो रिलेशनशिप लंबा कैसा रहेगा ना। तो इस हिसाब से चैलेंज था। 2 साल के बाद हम लोग ने ये भी सोचा था कि करीब नहीं 1 साल के आसपास में हम लोग ने ये भी सोचा कि शायद रेस्टोरेंट हम लोग आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, शायद बंद करना पड़े। पर फिर भी ये इम्तियाज का ही किसी ने बोला कि नहीं, आप कंटिन्यू करो, कुछ ना कुछ होगा। तो उसी ने फोर्सफुली हम लोग को रखा इसमें, बोला कि इसको छोड़ो मत, इसको बंद मत करो, होगा कुछ ना कुछ होगा। फिर में भी 6-8 महीने के बाद हमारे पास एक बार लाइसेंस आ गया लिकर का। उसके बाद कंप्लीट टर्न अराउंड हो गया, पीछे मुड़ के देखने की जरूरत मुड़ के देखना ही नहीं पड़ा। और एक ने हम लोग को 10 रेस्टोरेंट दिया। तो ये इसी से हम लोग को पता चल सकता है कि यही है कि दैट उसके बाद हम लोग संभाल नहीं पाए। तो पर वापस अभी हम लोग वो मिस्टेक्स रियलाइज कर रहे हैं कि हम लोगों ने क्या मिस्टेक्स किया, हम लोग उसको अभी करेक्ट करेंगे। एंड नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। नाहिर साहब, जैसा आपने बताया कि वो एक टफ टाइम था जिस टाइम पे गिव अप भी हो सकता था 2008 के अंदर। वो जो 6-8 महीने जो इनिशियली फेज जो बड़ा टफ टाइम था, लेकिन आपके जो यू आर लकी एनफ कि आपको इस तरीके के पार्टनर्स और इस तरीके से सपोर्टिव फ्रेंड्स मिले कि उन्होंने बैक किया, और जिसकी वजह से फिर आपको पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ा। करेक्ट। ये आई मीन वो लोग पार्टनर से ज़्यादा वो लोग फ्रेंड्स थे जी। पार्टनरशिप तो उस समय इतना ज़्यादा ये नहीं था कि हमारे बीच में ये पैसा वैसा जो भी है, आज भी नहीं है। तो आज भी हम लोग उतना ही मेहनत कर रहे हैं जितना उस समय किया। तो क्योंकि रेस्टोरेंट बिजनेस है तो इसको छोड़ के जा नहीं सकते। तो ऐसा बहुत ही कम बार हुआ है कि हम सब एक साथ कहीं पे छुट्टी मना रहे हैं। अच्छा। या पर हम लोग हर रोज आते हैं, डेली आते हैं यहाँ पे, डेली अपना काम करते हैं। और हम लोग ग्राउंडेड है, ऐसे फ्लोर पे है हर रोज। तो पार्टनर्स ने बैकअप किया, पार्टनर्स ने सपोर्ट भी किया है। तो जैसा हमारा शेफ है तो एमडी सागर जेटली, वो काफ़ी मेंटली स्ट्रांग थे ना। तो जिस समय एक्चुअली हम लोग छोड़ने वाले थे, अगर हम लोग छोड़ते तो हम लोग आज तक एग्जिस्ट नहीं करते थे। और वो जब उन्होंने बोला कि नहीं, हम लोग को छोड़ना नहीं है, हम लोग को इसको कंटिन्यू करना है, तो हम लोग आज भी खड़े हैं। तो मैं भी वो ये अपॉर्चुनिटी मिलता नहीं। और ऊपर से ये सिर्फ खड़े ही नहीं, ये पूरा एरिया में आप पूछ के देख लो कि पॉटपुरी जानते हो? यस, इट्स वन ऑफ द रेनाउंड एंड फेमस। एंड रेस्टोरेंट का लाइफ यूजुअली उतना नहीं है, 4-5 साल, 6 साल, 10 साल, तो हम लोग अभी 15 साल। और वो भी जो हम लोग का जो स्टेपल क्यूजीन जो बोलते हैं इंडियन, वो रेस्टोरेंट ज़्यादा चलता है क्योंकि वो क्यूजीन हम लोग जानते हैं और हम लोग वही खाते आए। ये एक फॉरेन क्यूजीन है। फॉरेन क्यूजीन को अगर इतना मार्केट में रहना है तो फिर तो डेफिनेटली हम लोग एक ब्रांड बन चुके हैं अभी, और लोग हम लोग को रिकॉग्नाइज करता है कि ये पॉटपुरी है। और क्यों पॉटपुरी में आते हैं, ये में भी सिर्फ खाने के लिए नहीं होगा, ये एक एक्सपीरियंस।
लाइफ में जैसे भी आपने अपनी स्टोरी से बताया ना कि कई कई बार ऐसी सिचुएशन होती है, किसी भी फील्ड में कोई व्यक्ति होता है तो उसको लगता है कि नहीं यार बस बहुत हो गया, वो गिव अप करने की स्टेज पे ही होता है। लेकिन कोई व्यक्ति होता है जो पीछे खड़ा होकर के कहता है कि जस्ट एक बार वो ट्राई करने का, तो हो सकता है कि मतलब नेक्स्ट डोर ओपन आपके लिए, अपॉर्चुनिटी और सक्सेस आपका वेट ही कर रही है। और जैसा आपने बताया कि रेस्ट ऑफ द हिस्ट्री की उसके बाद में शायद आप लोगों ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। ये हम चारों में ये काफी बार हुआ है कि इसमें से कोई ना कोई एक गिव अप होने लगा तो बाकी 3 लोग पुश कर रहे हैं। अच्छा, बोले नहीं, हमको साथ में चलना है थोड़ा सा और, फिर बाकी कोई और हो तो बाकी 3 लोग हैं। तो ऐसा कभी नहीं हुआ चारों बैठ के बोल रहे कि नहीं इसको बंद करो, वह खत्म हो गया। तो वो ऐसा कभी नहीं हुआ, तो फॉर्चुनेट थे। तो फ्लैट और लैंड में से किसको प्रिफर करना चाहेंगे अगर आपकी विश हो, आपकी इच्छा हो, मौका मिले तो? पर्सनली बोलो तो मेरा कंफर्ट बॉम्बे में ज़्यादा फ्लैट्स में है, पर अगर मैं रहना पसंद करूं तो फिर मैं अपना खुद का एक घर हो, तो घर इन द सेंस लैंड हो, उसमें अपने हिसाब से घर बना और आसपास में कुछ थोड़ा फ्री एरिया हो, है ना, तो फ्रेश एयर है। तो इवेंचुअली मे बी एक बोले तो फिर मुझे भी एक केरला कॉलिंग है। तो केरला को मिस करते हैं? केरला में को अभी मिस करने लगा हूँ, इनिशियली नहीं था। अच्छा। तो ये अभी पिछले 3-4 साल से है मुझे कि मैं वहाँ जाके रह जाऊँ। तो बट है बिजनेस यहाँ पे है, तो फिर ऐसा नहीं कि सब कुछ छोड़ के जा सकते हैं। मे बी इन द फ्यूचर रिटायरमेंट के बाद में हो सकता है। हाँ, पर अपने खुद के बिजनेस से कोई रिटायर होता नहीं है। तो बिजनेस में कोई रिटायरमेंट नहीं होता, तो रिटायरमेंट एज नहीं है इसमें। तो बट अगर होगा तो मैं कभी देखूंगा कि अगर मुझे ये सब रेस्टोरेंट रिमोटली मैनेज कर पाए कभी सम पॉइंट इन लाइफ, मैं तभी सोचूं कि केरला में एक जाना होता है। केरला जाते रहते? मैं साल में 4 बार जाता हूँ। अच्छा। तो 3 महीने में 1 बार। तो वो जो उस वक्त जो केरला में रहते हैं तो उस वक्त किस तरीके का मतलब फीलिंग होता है, क्योंकि यहाँ से जाते हैं और वहाँ रहते हैं, तो कैसा फील करते हैं? केरला में इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट है। तो यहाँ पे जितना फास्ट पेस्ड है लाइफ, वहाँ पे उतना स्लो पेस्ड है। ओके। वहाँ पे ऑलमोस्ट स्टैंड स्टिल है। सो आप वहाँ पे जाके मेंटली फिजिकली रिवाइव होके वापस आ सकते हैं। तो बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। आप वहाँ पे बाहर निकलो तो आपको जो सांस लेने में भी जो फर्क लगता है वहाँ पे और यहाँ पे, तो AQI काफी हाई, सॉरी काफी लो है। काफी मतलब बहुत बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है। तो एयर क्वालिटी इज वेरी वेरी गुड एज कम्पेयर टू बॉम्बे और दिल्ली और एनी मेट्रो। ऑब्वियसली हमें यहाँ पे कैसे है कि डेवलपमेंट इतना ज़्यादा है, तो उससे फ़र्क तो पड़ता ही है। तो वहाँ पे उतना नहीं है, वहाँ पे थोड़ा लेट बैक है। तो इट इज़ वेरी गुड फॉर रिटायर्ड लाइफ, स्पेशली माई विलेज इज़ व्हाट आई मीन टू से। वहाँ पे भी है, सिटीज़ है, एर्नाकुलम है, ट्रिवेंड्रम है, जो काफ़ी डेवलप हो चुका है। यार सर, मुंबई में मतलब मैं भी पिछले कुछ समय से हूँ, तो मुंबई में ऐसी क्या खास बात आप देखते हैं, क्योंकि इट्स अ मेट्रो और कॉस्मोपॉलिटन सिटी हो चुका है। यहाँ पर मतलब हिंदुस्तान के हर कोने कोने के लोग मिलेंगे। जैसे आप खुद केरला से हैं, मैं राजस्थान से हूँ। सो यहाँ वो क्या खास बात है जिसकी वजह से अट्रैक्ट करती है मुंबई सबको? यहाँ पे तो सब फील्ड के लिए अपॉर्चुनिटी है। तो आई मीन ये सिर्फ एक छोटे से बड़ा काम करने के लिए सबके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। तो मुंबई बोलते हैं ना, इट इज़ यहाँ पे लोग को अगर कुछ भी बनना हो तो यहाँ पे बन जाता है। तो अगर वो चाहे तो वो मिल जाता है। सो तो अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी है जगह पे, पर हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। तो काम तो करना ही पड़ेगा, तो नहीं तो फिर नहीं मिलता। तो इसी वजह से मैं भी अलग अलग जगह से मुंबई में आता है, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी है। वो लोग को मालूम है कि यहाँ पे मैं अगर कुछ भी करूँ, कोई भी फील्ड में मैं जा सकता हूँ, कोई भी एरिया में मेरे को जॉब मिल सकता है, या तो फिर मैं अपना ही खुद का कुछ कर सकता हूँ। तो ऐसा इस तरह का अपॉर्चुनिटी के लिए आते हैं लोग।
अलग अलग फील्ड के जैसे जो लोग हैं, चाहे फिल्म स्टार हुए हैं, चाहे बिजनेस के लोग हैं, चाहे एंटरप्रेन्योर हुए हैं, वो सब लोग यहाँ पर आकर प्लेस ऑफ अपॉर्चुनिटीज, Place of तो सब अपना एक एक अपॉर्चुनिटी देख के ही आते हैं। देखिए तो एंड सब अपना जो लक हो, जो फ्यूचर हो, Right. यहाँ पे देख के ही आते हैं। आपके एक्सपीरियंस से नायर साहब जानना चाहूंगा कि सक्सेस के कोई 3 मंत्रा हैं। 3 मंत्र तो सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताऊं, हार्ड वर्क एंड लक, यही 3 चीज है। हाँ। मेहनत करो हाँ। और जो भी मिलेगा अपने उसके हिसाब से ही मिलेगा, बट वो अगर आपको लक भी हो तो हार्ड वर्क के बिना आपको वो चीज मिलने वाला नहीं है। 3 ही मंत्र है, हार्ड वर्क एंड लक। सो नायर साहब, अभी हम लोग पॉडकास्ट के लास्ट सेशन में आ गए हैं और आपके साथ में हम लोग करेंगे एक रैपिड फायर। आप तैयार हैं उसके लिए? यस। आपके दिमाग में स्पॉन्टेनियसली जो भी एक आंसर आए तो प्लीज़ सवाल के बाद में दीजिएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं आपके साथ में एक रैपिड फायर। तो सबसे पहले, व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर सर? ब्लू। ब्लू। विच इज़ योर फेवरेट मूवी? दिल चाहता है। इंडियन हॉलीवुड मूवी और साउथ इंडियन मूवी? साउथ इंडियन। मलयालम और तेलुगु? मलयालम। फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन? केरला। टी और कॉफ़ी? टी। इंडियन फूड, कॉन्टिनेंटल फूड? इंडियन। फ्लैट और प्लॉट? बोथ। बहुत बोथ नहीं बोल सकते। बोल सकते हैं। पक्का बोल सकते हो क्या? OTT और थिएटर? नन। Okay. So Nair Sahab, thank you Thank so you. much for your precious time and it was pleasure having talking to you. प्लेजर And, टॉकिंग टू यू टू। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जब आपका ये पॉटपुरी का रिनोवेशन होगा, जब नई डिशेज आएंगी तो हम उसके साथ में एक बार फिर से, और पॉसिबल होगा तो दोबारा एक्सप्लोर करेंगे। डेफिनेटली 3 months फ्रॉम नाउ या तो हम लोग एक नया अवतार में आएंगे। सो विद अ कंप्लीट न्यू ब्रांडिंग, नया क्यूजीन, नया इंटीरियर्स, एक कंप्लीट नया एक्सपीरियंस के साथ। मिलते हैं नए पॉडकास्ट में नए गेस्ट के साथ में। तब तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और इस प्रकार के इंटरेस्टिंग कंटेंट को मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।